एक्सरसाइज 6.1 में सभी बच्चों को याद होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 15 करने चल रहे हैं, आप भी गौर से देखिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए सवाल। लिखा है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबद्ध कुल लागत, मतलब एक वस्तु को कहीं कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो जब हम उस वस्तु की x इकाइयाँ बनाते हैं, x वस्तुएं जब हम बनाते हैं तो उसकी जो कुल लागत आती है, कुल लागत, उसके लिए एक इक्वेशन आपको दी गई है। कुल लागत की वैल्यू दी गई है आपको 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000। और बेटा याद करिए, इस टाइप का ना एक क्वेश्चन आपने लगाया भी एग्जाम्पल में, ठीक है। से प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात करिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। देखो, आपको मालूम क्या करना है, सीमांत लागत। सीमांत लागत मालूम करनी है जबकि आपको दिया गया है कि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। इकाइयों की संख्या किससे लिखी जाती है? x से। अब क्वेश्चन को एक बार समझ लो और फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, चल क्या रहा है, पहले इसको देखते हैं। एक कोई फैक्ट्री है या कोई छोटा सा धंधा होगा, कुटीर उद्योग, वहां पर कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। वस्तु कौन सी है ये हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं वहां पर। जब x वस्तुएं बनाते हैं, जब x वस्तुएं बनाते हैं तो उनको बनाने में जो टोटल कॉस्ट आती है, जो लागत आती है, वो इतनी आती है। x वस्तुओं को बनाने में इतनी लागत आती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वस्तु को बनाने में कितनी लागत आएगी, आप क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे आप? इसमें पूरे में x की जगह पर 1 लिख दोगे और जो भी आएगा रुपयों में आंसर आ जाएगा कि एक वस्तु को बनाने में इतने रुपए की लागत आ रही है। अगर मैं पूछूंगा 10 वस्तुओं को बनाने में कितनी लागत आएगी, फिर बताइए क्या करेंगे आप? x की जगह पर आप 10 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। तो x है इकाइयों की संख्या। अब उनका कहना यह है कि इतनी जानकारी से आप सीमांत लागत ज्ञात करिए, और सीमांत लागत तब ज्ञात करिए जब x की वैल्यू 17 हो, यानी कि जब हम 17 वस्तुओं का निर्माण करेंगे उस वक्त आप सीमांत लागत के मान बताइए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएं, जब आपने एग्जाम्पल लगाए थे उस वक्त आपको यह बताया गया था कि सीमांत लागत किसको कहा जाता है? याद है? कुछ नहीं याद है आपको? मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि सीमांत लागत किसको बोलते हैं। कुल लागत का इकाइयों के सापेक्ष परिवर्तन की दर, कुल लागत का इकाइयों के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही सीमांत लागत कहलाती है। मतलब अगर हम कुल लागत का यानी कि C ऑफ x का इकाइयों की संख्या अर्थात x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाल लेंगे तो वही क्या बन जाएगी? सीमांत लागत बन जाएगी। तो सीमांत लागत के लिए चलिए मैं एक बार इसको लिख देता हूं। अच्छा, किसको बोलते हैं सीमांत लागत? आंसर है इकाइयों की संख्या के सापेक्ष, इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष, इकाइयों की संख्या x मानी गई है ना इसमें, इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष कुल लागत के परिवर्तन की दर, कुल लागत के परिवर्तन की दर, ठीक। सीमांत लागत को आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्ट कहा गया था, ठीक है।
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट्स, एक्स वस्तुओं को बनाने में जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी, जो सीमांत लागत आएगी, वो क्या होगी? तो आंसर है डी डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स करना पड़ेगा, इकाइयों की संख्या के सापेक्ष कुल लागत के परिवर्तन की दर। अब डी डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स की ये वैल्यू नोट कर दीजिए, तो 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट्स, अवकलन करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या आएगा बताओ? 3x स्क्वायर, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस इसका आएगा 2x, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 0.006 एक्स प्लस 15, 4000 का कितना हो जाएगा? 0। तो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट्स आ गया, लेकिन हमें तो 17 वस्तुओं के बनाने की सीमांत लागत चाहिए। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, मतलब जब 17 वस्तुएं बनाएं उस समय सीमांत लागत की वैल्यू बताइए। तो आप इसी फॉर्मूले पे क्या कर देंगे, एक्स की जगह 17 नोट कर देंगे, 0.021 इंटू एक्स स्क्वेयर मीन्स 17 स्क्वेयर माइनस 0.006 एंड एक्स मीन्स 17 प्लस 15, 17 का स्क्वेयर कर देंगे आप, 0.021 मल्टीप्लाइड बाई 289 माइनस इसमें तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, तो 102, 3 नंबर पे दशमलव, तो 0.102 प्लस 15, इसको और सॉल्व कर लीजिए, 21 नवैया 189, 189 का 9 कैरी 18, हाँ जी 6.069, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो कर लीजिएगा, माइनस 0.102 प्लस 15। ओके, अब देखो ध्यान से, पहले इसको और इसको ऐड कर लो, तो 15 और 6 कितने हो गए? 21.069, और अब इसको माइनस भी तो करना है, तो 9 में 2 माइनस करेंगे 7, 6 में से 0 माइनस होगा 6, और 10 में से 1 माइनस होगा 9, और ये 15 6 21 था, तो अब ये क्या बचेगा? 20। इसका मतलब है 17 वस्तुओं की जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी, मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 17 विल बी इक्वल टू रुपीज 20.9, और क्योंकि रुपए हैं तो 3 डिजिट तक आंसर नहीं देना आपको, और इसको हमको हटा देना है। अब 7 हटा रहे हैं जो कि 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, 20.97। ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 17 ऑब्जेक्ट्स की। अब ये बताएं आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई? लेकिन याद रखें मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कि बोलते किसको है? सीमांत लागत। वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष कुल लागत के परिवर्तन की दर अगर आप निकाल लेंगे तो उसे ही बोला जाएगा सीमांत लागत। और फिर जितनी वस्तुओं का कहा जाए वो एक्स की जगह पर आप लिखकर सीमांत लागत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा?
क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, मतलब जब हम एक प्रोडक्ट है उसको जब हम x इकाइयां उसकी बेचते हैं, x वस्तुएं जब हम उसकी बेचते हैं, तो जो कुल आय होती है हमें वो रुपयों में आपको दी गई है। कुल आय, ये रिवेन्यू दिया गया है उसका, और रिवेन्यू आर ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 13x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, इस तरह से ये कुल आय दी गई है, टोटल रिवेन्यू दिया गया है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं और आगे पढ़ देते हैं। सीमांत आय ज्ञात करिए जब x बराबर 7। तो आपको यहां पर सीमांत आय ज्ञात करनी है, और सीमांत आय कब ज्ञात करनी है? जब x इज इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन का मतलब समझिए कि इसका मीनिंग क्या है आखिरकार। देखो, कुछ होगा, कहीं पर कुछ वस्तुएं बन रही हैं, फिर उनको मार्केट में जाके बेचा जाता है। तो जब हम x वस्तुएं बेचते हैं, वस्तुओं की संख्या x जब हम बेचते हैं, तो हमको जो टोटल इनकम होती है, जो टोटल रिवेन्यू हमारा मिलता है, वो हमको मिलता है 13x² प्लस 20x प्लस 15। इस इक्वेशन से बैलेंस होता है, वो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब एक वस्तु बेचेंगे आप, तो आपका रिवेन्यू कितना रहेगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे बताइए? x की जगह पर 1 लिख देंगे, तो यहां 13, 26 और 15, 13 और 15 28, 28 और 26 54। इसका मतलब एक वस्तु बेचने से आपको 54 रुपए की आय हो रही है, ये इसका मीनिंग है। अगर 2 वस्तुएं बेचेंगे तो रिवेन्यू कितना होगा? x की जगह 2 निकाल देंगे, रख के निकाल देंगे। अगर 10 वस्तुएं बेच रहे हैं तो आपको कितना रिवेन्यू मिलेगा? x की जगह 10 लिखकर कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब आगे उन्होंने बोला कि अगर हम मार्केट में जाकर 7 वस्तुएं बेचते हैं, 7 वस्तुएं बेचते हैं, तो हमारी सीमांत आय बताइए। तो अब आप बता सकते हैं सीमांत आय कहते किसको हैं? इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष कुल आय, इसमें लागत नहीं है, इसमें आय है, तो कुल आय के परिवर्तन की दर, इसको बोलेंगे सीमांत आय। ठीक, तो सीमांत आय सीमांत आय कैसे निकालेंगे? इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष कुल आय मतलब r ऑफ x के परिवर्तन की दर। ठीक, ये हमको कैलकुलेट करना है। सीमांत आय आपको याद होगा, इसको मार्जिनल रिवेन्यू कहा जाता था। एग्जाम्पल में आपने किया था ना इसको, तो इसको मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल टू इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष कुल आय r ऑफ x के परिवर्तन की दर, मीन्स d dx ऑफ r ऑफ x। ठीक, अब क्या होगा देखिए, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट्स विल बी d dx लिखेंगे, और r ऑफ x की जगह पर क्या लिख देंगे? देखो, ये लिख देंगे 13x² प्लस 26x
प्लस 15। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए। 13 को 13, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 13 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26x प्लस 26, ये आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट्स। बट वी हैव टू फाइंड आउट द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स, कि जब 7 वस्तुएं हम मार्केट में बेचेंगे तो हमारी सीमांत आय कितनी होगी। Therefore, marginal revenue when x is equal to 7, जब x की वैल्यू 7 होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। तो x की जगह 7 आप लिख दो, 26 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 26, 26 सत्ते 182, 7 छंग 42, हाथ से लगे 4, 7 दूना 14, 4 18 प्लस 26, और अब ये बन जाएगा जुड़ करके 208। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स विल बी रुपए 208। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 208 रुपए की सीमांत आय आएगी जब आप 7 वस्तुओं को बेच देंगे तो। ठीक है, तो ये हमने कौन से क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन 15 और 16। इसके बाद 17 और 18 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, हम उनको भी लगा देते हैं। सेवनटीन नंबर पे एक वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो यहां दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमने मान लिया a। ठीक, तब क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। इसका मतलब हमको बताना है डी आर ऑफ ए की वैल्यू हमको मालूम करनी है। ठीक, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आप देखें, मैं वृत्त का क्षेत्रफल लेता हूं। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त के क्षेत्रफल a का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और हमें तो डी आर ऑफ ए चाहिए, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसलिए त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर दो आप। तो डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर का 2r होगा, पाई तो बना रहेगा 2 पाई आर। अब r की जगह पर हमको क्या लिखना है, 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 6। देयरफॉर डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 12 पाई। यूनिट क्या बनेगा, ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस का सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर का चेंज आएगा, 1 सेंटीमीटर का, तो उसका जो एरिया होगा उसमें 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आ जाएगा। आप देखें इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही मिला, सेकंड, यानी कि बी पार्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। लिखा है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में, देखो फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। तो कुल आय हमको दी गई है
रिवेन्यू ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब एस एक्स वस्तुएं बेचते हैं तो रिवेन्यू कितना मिलेगा हमको। इसकी वैल्यू यहां पर दी गई है 3x² प्लस 36x प्लस 5। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय ज्ञात करिए। आपको इसमें भी आपको सीमांत आय मालूम करनी है, लेकिन कब? जब x बराबर 15 है। ठीक, मतलब क्या निकलता है, फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए, अभी पहले ही एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, तो आपको समझ में आने ही लगा होगा शायद, पर फिर भी मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि जब मार्केट में x वस्तुएं बिकती हैं, x इकाइयां बिकती हैं, तो उस समय जो रिवेन्यू हमको मिलता है वो इतने रुपए का मिलता है। उन्होंने बोला कि आप सीमांत आय ज्ञात करिए, मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करिए जब x बराबर 15, यानी कि अगर हम 15 वस्तुओं को बेचेंगे तो हमें कितनी सीमांत आय मिलेगी। और आप सभी जानते हो सीमांत आय किसको बोलते हैं, बताइए। इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन की दर। अभी आप सब समझने लगे। सीमांत आय लिख देते हैं, इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष इकाइयों की संख्या x के सापेक्ष कुल आय, और कुल आय है R ऑफ x के परिवर्तन की दर। ये अगर आपने निकाल लिया तो सीमांत आय आ जाएगी। मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट्स, x वस्तुओं को बेचने से मार्जिनल रिवेन्यू क्या मिलेगा आपको, उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा dx ऑफ r ऑफ x करना पड़ेगा। तो dx ऑफ r ऑफ x के लिए ये नोट कर देते हैं 3x² प्लस 36x प्लस 5। डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x² का 6x प्लस 36। ठीक, बाकी 5 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये आ जाएगी मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ x ऑब्जेक्ट्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट the marginal revenue for 15 objects. Means when we will sell 15 objects in the market, what will be our marginal revenue? So the marginal revenue when x is equal to 15, x जब 15 होगा तो marginal revenue क्या होगा, तो 6 into 15 plus 36, 90 प्लस 36 126। इस तरह से मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15 विल बी इक्वल टू रुपए 126। ये मार्जिनल रिवेन्यू आएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा, डी। तो हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो वर्धमान और ह्रासमान फलन के इंट्रोडक्शन के साथ और उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, सारा कुछ हम लोग करेंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान
आप देखिए जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हैं इनसे करीब करीब क्वेश्चंस जरूर आते हैं हर एक एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज जब आज हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हम चल पड़ेंगे द वेरी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, उनकी पहचान क्या है, और उनको कैसे हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई फलन कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं इससे, और उन सारे सवालों का आंसर हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और फिर उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।